अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। कुछ लोग जब बोलते हैं ना और जैसे ही बात करना शुरू करते हैं ऐसा लगता है नॉइज़ पोल्यूशन है। उनकी बात सुन के आपको घबराहट भी होती है, आपका दिल डूबने लगता है, आपको गुस्सा भी आने लगता है। लेकिन नॉइज़ पोल्यूशन के अलावा एक बहुत अहम बात, ये तो थी चले एक लाइट हार्टेड बात, एयर पोल्यूशन इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। और ये बात हम जब करते हैं तो हमें लगता है कोई दूर दराज की बात है, हम तो जी इतने अच्छे माहौल में रह रहे हैं, हमारे घरों में एसी चल रहे हैं, तो ये आबो हवा बिल्कुल साफ है। लेकिन यकीनन ऐसा नहीं है। आपको बताते हैं एक लेटेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर रिसर्च फॉर एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA ने की, और जो फिगर्स हमारे सामने आए हैं वो वाकई स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि पहले तो इसका मईशत पे असर देख लेते हैं। जो हमें लगता है कि अगर माहौलियाती आलूदगी है, हमारी फैक्ट्री से, हमारी गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये हमारी खाम ख्याली है। अगर डेली की बात की जाए यानी यौमिया इसका जो फ़र्क पड़ता है वो तकरीबन $8 बिलियन का हम नुकसान पूरी मईशत को, पूरी दुनिया को इसका उठाना पड़ता है। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो ये तकरीबन 3.3% यानी 3.3% इसका बनता है ऑफ द इंटायर इकोनॉमी। और अगर इसकी इंसानी ज़िंदगी पे असरात देखें तो आपके सामने बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसमें लंग कैंसर, हार्ट डिजीज़, डाइजेस्टिव इशूज़, स्किन इशूज़, ये सब के सब इसी माहौलियाती आलूदगी की वजह से होते हैं। इसके भी नंबर्स काफ़ी स्टार्ट लेंगे। आपको बताते चले कि सबसे ज़्यादा जो अगर माली तौर पर नुकसान उठाते हैं, जो सबसे 3 बड़े ममालिक हैं जिनकी वजह से ये नंबर इतना ज़्यादा है $8 बिलियन का, ये अनफॉर्चुनेटली वो ममालिक हैं जो ट्रेड और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी सबसे आगे हैं। यहाँ बात करेंगे चाइना का, जिसका अगर सालाना बात की जाए तो $900 बिलियन का नुकसान उठाता है चाइना ओनली बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अमेरिका की बात की जाए, यूएस की बात की जाए तो तकरीबन $600 बिलियन का इसको नुकसान होता है। और इंडिया भी किसी से पीछे नहीं है, वहां पे $150 बिलियन का नुकसान सालाना उठाते हैं वो लोग ओनली बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। शायद इसको भी अगर हम मनी वाइज भी देखते हैं तो हमारे लिए समझना मुश्किल होता है। अब आ जाते हैं इंसानी सेहत के ऊपर। क्या आप जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स खास तौर पर इस्तेमाल करने से जो माहौलियाती आलूदगी होती है पूरी दुनिया में, उसमें तकरीबन सालाना तौर पे 45 लाख अमवात होती हैं। इसका भी ब्रेकडाउन ज़रा देख लेते हैं। इसमें ज़्यादातर अमवात अगर बात की जाए चाइना की, 18 लाख अमवात चाइना में होती हैं और 10 लाख के करीब अमवात इंडिया में होती हैं। आपके बिल्कुल क्रॉस द बॉर्डर्स हैं। हम लाहौर में, पंजाब में देख सकते हैं इस वक्त जो स्मोक का हाल है, ये इन्हीं की फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं है। एट टाइम्स हम रियलाइज़ भी नहीं करते कि हमारी इस माशी जंग में, जिसमें हम रेस में लगे हुए हैं और हम सिंपली बात कर रहे हैं रोटी कपड़ा मकान की, इसके लिए हमारा माहौल, हमारा इकोसिस्टम, हमारा एनवायरनमेंट कितनी बड़ी एक तरह से कीमत अदा करता है। यहाँ पे आपको बांग्लादेश की भी बात बताते चलें। 1980s में बांग्लादेश का तकरीबन 3% आउटपुट होता था व्हेन इट केम टू गार्बेज एक्सपोर्ट्स। लेकिन ये वुडलैंड लैंड है, 80% इसके पास जो अपना पानी मौजूद है, उसमें हम देख सकते हैं कि 3 बड़े दरिया हैं जिनकी ओरिजिनेशन इंडिया से होती है। लेकिन इस वक्त कहा जा रहा है बे ऑफ बंगाल और इनमें इनके पास जो 70 से ज़्यादा मुख्तलिफ छोटे बड़े दरिया, कनाले, नहरें हैं, वो सब की सब पोल्यूटेड हो चुकी हैं, क्योंकि इन 20 सालों में जंप करके पूरी दुनिया की गारमेंट एक्सपोर्ट का शेयर बांग्लादेश के पास 80% आ चुका है। लेकिन अब यह हाल है कि वहाँ का पानी आलूदा है, वहाँ का एनवायरनमेंट आलूदा है, पॉपुलेशन तो वहाँ पे है ही। अगर दोबारा दिल्ली की तरफ आते हैं, दिल्ली में सांस लेने का मतलब है कि आप दिन में तकरीबन 10 सिगरेट स्मोक कर रहे हैं। दैट इज इक्वली द बर्डन दैट योर बॉडी इज फेसिंग। तो आप सिगरेट पिए ना पिए, आपके लिए मुफ्त हवा में सिगरेट मौजूद है। आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि हम इसको एक बहुत दूर दराज की या किसी साइंस फिक्शन की मूवी के तौर पे ना गर्दानें। हमारी जिंदगियों में ही हुआ है। आप अपने दादा नाना बल्कि अपने वालिदैन से पूछ कर देखें, बॉटल्ड वाटर यानी पैसे देकर एक ऐसी बोतल खरीदना जिसमें पीने का साफ पानी है, इट वॉज एन अनॉमली। ये सुना नहीं जाता था। हम अपने बचपन में याद करते हैं, हम जाते थे किसी भी रेस्टोरेंट में तो एक जग पानी का सामने रखा जाता था जो कि फिल्टर्ड वाटर होता था। लेकिन नाउ बॉटल्ड वाटर इज अ रियलिटी। और इसी तरह हो सकता है अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में आप क्लाइमेट से रिलेटेड यानी ऐसी जगहें जो रहने के काबिल नहीं रहेंगी, वहां से लोग हिजरत करने लगेंगे, दूसरी जगहों पे पनाह लेने लगेंगे, और ऑक्सीजन मास्क आपको बिल्कुल इसी तरह मिला करेगा जैसे आज आप पानी खरीद रहे हैं। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट ह्यूमैनिटी और हम सब इस बात का नोटिस लें, एंड वी रियली नीड टू पुश दीज कंपनीज जो सिर्फ आज के मुनाफे के लिए हमारा ना सिर्फ आज बल्कि आने वाला कल तारीख कर रहे हैं, उसको दाव पे लगा रहे हैं। आई होप दैट यू विल थिंक अबाउट दिस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। देयर इज अ लॉट इन स्टोर फॉर यू टुडे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। कराची की बात की जाए तो ये बाज़ौक़ लोगों का शहर माना जाता है। अगर आप इसकी हिस्ट्री में भी देखें 70s में 60s में जो ईरानी चाय खाने होते थे उसमें पाकिस्तान के ही नहीं उर्दू अदब के बेहतरीन और सबसे नुमाया नाम आपको नज़र आएंगे जो बैठते थे, उनकी बैठकें हुआ करती थी और यकीनन उनके कलाम को आप और मैं आज तक याद रखते हैं। हाल ही में हमने नई एक रिवायत देखी कि कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप ने एक कौमी मुशायरे का इनेकाद करना शुरू किया है जिसको इस रवां साल हम कह सकते हैं कि तीसरा साल था और ये पूरी दुनिया से बेहतरीन लिखने वालों को, शेर कहने वालों को, पोइट्स को अट्रैक्ट करता है। हमेशा की तरह इस साल भी इसमें पार्टिसिपेट किया इरफान सत्तार साहब ने। जाना माना नाम है, इनके 3 मजमूए 3 किताबें शाया हो चुकी हैं। 2005 में तकरार सात, फिर उसके बाद 2015 में सात इनका एंड 2017 में इन्होंने ये इश्क है के नाम से इनका मजमूआ शाया हुआ। आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी कराची आमद से फ़ायदा उठाते हुए हमने सोचा कि इनके साथ एक सिटिंग ज़रूर की जाए। हमारे साथ हैं इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आने का और हमेशा की तरह इस कौमी मुशायरे में पार्टिसिपेट करने। इरफान साहब, खाम ख्याली थी लोगों की कि अच्छा शेर कहने सुनने वाले बाज़ौक़ लोग अब शायद इट्स अ गॉन केस। पहले एक ज़माने में बैदबाजी हुआ करती थी। हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि उनको यानी कमिटेड टू देयर मेमोरी वाज सो मेनी ब्यूटीफुल शेयर्स, लेकिन आज लगता था कि कम हो गए। लेकिन जब से ये मुशायरा शुरू हुआ है और जिस तरह लोग उमड़ कर आते हैं इसमें, आपके लिए यू मस्ट हैव फाउंड दैट वेरी इनकरेजिंग एंड हार्टनिंग। नहीं, बहुत ही खुशगवार तजुर्बा था ये, क्योंकि मुशायरे में थोड़ा सा मामला यूँ हो गया था कि जो एक पढ़ा लिखा तबका होता है, संजीदा पढ़ने वाले, उनको उस तरह का माहौल मैसर नहीं आता था मुशायरे में जब वो जाते थे, क्योंकि जब 15-20 हज़ार का मजमा होता है तो फिर उसमें हर तरह के लोग होते हैं। अक्सरियत उसमें से सिर्फ एक तफरी के तौर पे घर से निकली हुई होती है कि चलो एक मेला लगाए दिखाते हैं, तो वो माहौल नहीं बन पाता जो एक अच्छा शेर सुनने वाला चाहता है। इस तरह के मुशायरे जो अभी, जैसे मेरा पहला इत्तेफाक था ये कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप के मुशायरे में। इससे पहले मैं 2 साल पहले कराची लिटरेरी फेस्टिवल के मुशायरे में आया था। तो इसमें चूँकि एक सेलेक्टेड ऑडियंस होती है, फिर सबसे अहम बात जो इस मुशायरे की थी वो ये थी कि सिर्फ 9 शोरा मौजूद है। तो जब 3 घंटे हों और 9 शोरा हों तो शोरा को भी सुनाने का वक्त मिलता है और ऑडियंस से कनेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज वो बात बनती नहीं। तो बहुत ही खुशायंद रिवायत कायम हुई है ये, और कॉर्पोरेट सेक्टर का इस तरफ आना बहुत ही अहम बात है। बिल्कुल। और ये वो जो एक स्टीरियोटाइप होता है ना कि शायद सीईओ सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप क्वालिटीज पे फोकस करता है, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस होती हैं, आई थिंक दैट स्टीरियोटाइप वाज ब्रोकन। लेकिन थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कंटेम्प्रेरी उर्दू शायरी की भी सत्तार साहब। जिस तरह के इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो माहौल इंडिया में है, और ख़ास तौर पर क्योंकि उर्दू बोलने वाला तबका अपने आप को इस वक्त समझ रहा है कि उनके हुकूक को सल्ब किया जा रहा है, तो वो जिस तरह प्रोटेस्ट करने के लिए निकले हैं, हम देख सकते हैं कि जालिब, फैज़ अहमद फैज़, इनका कलाम इस वक्त वहाँ पे ज़िंदा है, बल्कि उसको एक नई कहना चाहिए कि उसमें रूह फूंकी गई है। जिस तरह उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और अपने दिल की बात कहने के लिए उसको अपने अल्फाज बनाए जा रहे हैं। इस वक्त जो शायरी पाकिस्तान में हो रही है, जो हमारे उर्दू शोरा लिख रहे हैं, उसको आप कैसा पाते हैं? क्या उसमें भी वो टाइम टेस्टेड देरपा होने की सलाहियत है? देखें, इस वक्त पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी जो शायरी तख्लीक हो रही है वो एक ट्रांजिशनरी फेज़ है। उसकी वजह यह है कि पिछले 10-15 साल में जो मीडिया में तब्दीली आई, स्पेशली विद इमर्जेंस ऑफ सोशल मीडिया, उसने एक बिल्कुल नया पैराडाइम क्रिएट कर दिया है और एक सिनारियो बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहले हम जब शेर कहते थे, कराची में मेरी इब्तिदा हुई थी, तो गज़ल कहने के बाद इंतज़ार होता था किसी नशिस्त का या किसी सीनियर शायर के घर जाके उसको सुना दी गज़ल दोस्तों में। तो वो एक सीना बसीना चलता था, शेर अगर जान है उसमें, और बड़ा वक्त लगता था किसी भी चीज़ को आगे पहुंचाने में। पॉजिटिव बात उसकी ये होती थी कि आप शेर के साथ बहुत देर तक रहते थे। हमें याद है कि जब हमारे सीनियर्स थे उस ज़माने में, जमाल एहसानी, सलीम कौसर, ये लोग जब कोई गज़ल कहते थे तो हम वो गज़ल लिए शहर में घूम रहे होते थे, एक दूसरे को सुनाते थे। तो वो जो एक कनेक्शन डेवलप होता था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने अभी कोई चीज़ पोस्ट की और उस पर इमीडिएट रिस्पॉन्स आया, उसकी बुनियाद पे आप खुश हो गए और आगे बढ़ गए। तो अब वो जो ट्रांजिशनरी फेज़ है उसमें वक्त लगेगा उन चीज़ों को की छांटी होने में कि क्या खरा है क्या खोटा है। तो इस वक्त तो बहुत कुछ है, यानी वो जो फिल्टर है उसने ज़रूर आना है। और सत्तार साहब की यहाँ पे मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम इनसे भी कुछ शेयर ज़रूर सुनेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। लेकिन इस वक्त उन्होंने गुफ्तगू में जिक्र किया सोशल मीडिया का। हाल ही में कुछ बैंस, कुछ यही फ़िल्टर के लिए शायद कोशा नज़र आती है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, लेकिन उसको कोई बहुत मस्बत तरीके से नहीं लिया गया, क्योंकि जिस तरह इन्विजन किया गया था इंटरनेट और सोशल मीडिया का, इट वॉज़ फ्री फॉर ऑल, एवरीबडी हैड द राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स।
तो इसके बारे में भी हमने एक रिपोर्ट तैयार किया है, ये आपको दिखाते हैं कि सोशल मीडिया पे अगर यानी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको लगता है कि कदगन लगाई जा रही है, अब उनको भी परमिशंस का सिलसिला होगा, लाइसेंस का सिलसिला होगा, क्या ये वाकई मुमकिन भी है? इज इट प्रैक्टिकल टू इम्प्लीमेंट दिस? लेट्स फाइंड आउट इन दिस रिपोर्ट। नए सोशल मीडिया रूल्स के मुताबिक यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, डेली मोशन समेत तमाम कंपनियां 3 माह में रजिस्ट्रेशन कराने की पाबंद होंगी। तमाम सोशल मीडिया कंपनीज के लिए 3 माह में इस्लामाबाद में दफ्तर कायम करना लाजमी करार दे दिया गया है। रूल्स के तहत तमाम आलमी सोशल प्लेटफॉर्म और कंपनियां पाकिस्तान में राब्ता अफसर तैनात करने की शर्त आयद की गई है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कंपनियों को 1 साल में पाकिस्तान में डाटा सर्वर बनाना होंगे। कौमी इदारों और मुल्की सलामती के खिलाफ बात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। बैरून मुल्क से इन अदारों को ऑनलाइन निशाना बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का इख्तियार होगा। सोशल मीडिया कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी बनाई जाएगी। अथॉरिटी हरासगी, अदारों को निशाना बनाने, ममनुआ मवाद की शिकायत पर अकाउंट बंद कर सकेगी। अथॉरिटी सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ वीडियो न हटाने पर एक्शन लेगी। अगर कंपनियों ने तावन न किया तो इनकी सर्विसेज मुअत्तल कर दी जाएंगी। नए रूल्स के मुताबिक अगर कंपनियों ने रूल्स को फॉलो न किया तो 50 करोड़ तक जुर्माना होगा। यूट्यूब समेत सोशल मीडिया पर बनाए जाने वाले मुकामी प्लेटफॉर्म की रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार दे दिया गया है। रूल्स को इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का हिस्सा बना दिया गया है, जिन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। कानून नाफिज करने वाले और इंटेलिजेंस अदारे काबिले इतराज मवाद पर कार्रवाई कर सकेंगे। इसके भी बड़े एंड दीज हैव वेरी इंटरेस्टिंग फिगर्स। मैं इनसे भी यही गुफ्तगू करी थी कि आपको ये जानकर हैरत होगी, जो लेटेस्ट मेरे पास नंबर्स हैं, कहा जाता है कि तकरीबन फेसबुक के यूज़र्स में जो पाकिस्तान से यूज़र्स हैं 87% आर मेन, और इसमें अभी उनको शामिल नहीं कर रहे जो ख़वातीन के तौर पे प्रिटेंड कर रहे हैं अपने आप को और हैं दरअसल पीछे उसको भी कोई आदमी या कोई लड़का चला रहा है। सो बहरहाल दैट्स अनदर डिबेट ऑल टुगेदर। बट कमिंग बैक टू दिस मुशायरा, 9 शौरा यहाँ पे मौजूद थे। किसको आपने बेहतरीन पाया या आप किसके अपने अलावा किसके कलाम से महजूज ज़्यादा हुए? सारे बहुत अच्छे। इफ्तिखार आरिफ साहब की सदारत थे, अमजद इस्लाम अमजद थे, कबीर अत्थर बहुत अच्छे शायर हैं, रहमान फारिस थे, अहमद नवेद यहाँ से कराची से थे, नायत अली खान थे। तो ये सारे नाम जो हैं वो बहुत ही मुस्तनद नाम हैं। इरफान साहब, अब तो अगर मैं 2019 के फिगर्स को देखूं तकरीबन 5 से 6 लाख लोगों ने इमिग्रेशन पाकिस्तान से की है, और कहा यह जाता है कि इसमें से ज़्यादातर लोग या तो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा गए। कनाडा में आपकी मुस्तकिल रहाइश है, मुझे बताइए कि वहाँ पे क्या लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं? उर्दू के दिलदादा वहाँ पे भी क्या लिटरेरी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं? अब तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, क्योंकि अगर आप उर्दू शायरी की बात करते हैं तो बहुत ही बड़े नाम उर्दू शायरी के इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में जी। तो वहाँ पे अब शाहिदा हसन यहाँ से मूव हो गई हैं, वहाँ पे इशरत आफरीन हैं, अशफाक हुसैन, नसीम सैयद, आरिफ इमाम, ये सारे वो लोग हैं जो कि फ्रंट लाइनर्स हम कह सकते हैं सेहत के, ये सब वहाँ मुकीम हैं। और वहाँ पे चूँकि लोग छोटी कम्युनिटी होती है तो ज़्यादा वेलनेट होती है, आसानी से 400 लोग भी जमा अगर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तशनगी लेकर आते हैं, क्योंकि जाहिर है वो एक अपनी ज़ुबान से ताल्लुक़ और अपने अदब से। तो यहाँ पे जिस चीज़ को आप बड़ा कॉमन और फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, वहाँ पे तरसते हैं उर्दू बोलने के लिए और कान सुनने के लिए। और फिर इमिग्रेंट्स अगर वो स्किल्ड कैटेगरी में गए हैं तो अमूमन पढ़े लिखे लोग होते हैं, खासा रिच कल इस वक्त वहाँ पे सिनेरियो है। तो आपको यानी वहाँ पे कोई ऐसा फ्लैगशिप इवेंट जिसका आप इंतजार करते हैं या जो अब होने लगा है रेगुलरली, कोई मुशायरा? हाँ, वहाँ पे जैसे टोरंटो में अशफाक हुसैन साहब की तंजीम है उर्दू इंटरनेशनल, वो एक मुशायरा करती है, अभी मई में वो करने जा रहे हैं, उसमें इफ्तिखार आरिफ साहब इंशाअल्लाह शरीक होंगे। मॉन्ट्रियल में कारवान अदब के नाम से है उनका, बहुत, बल्कि मैं समझता हूँ वो मुझे उस जैसा मुशायरा कहीं नहीं मिलता ऑडियंस के एतबार से भी और जिस तरह वो ऑर्गेनाइज होता है। फिर न्यूयॉर्क में हल्का अरबाब ज़ौक़ बहुत एक्टिव है, ह्यूस्टन में तो बहुत अच्छी तकारीब होती हैं और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड। ज़बरदस्त। तो मैं मेरे ख्याल में इन दी इंटरेस्ट ऑफ टाइम इरफान साहब अब आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ शेर अगर हमारी ऑडियंस की भी नज़र करें और व्यूअर्स सुबह सुबह आपकी बाज़ौक़ शायरी से अगर महसूस हो सकें। जी जी, मैं पेश करता हूँ कि मजलिस गम न कोई बज़्म तरब क्या करते, मजलिस गम न कोई बज़्म तरब क्या करते, घर ही जा सकते थे आवारा शब क्या करते, ये तो अच्छा किया तन्हाई की आदत रखी, ये तो अच्छा किया तन्हाई की आदत रखी, तब इसे छोड़ दिया होता तो अब क्या करते, रोशनी रंग महक तायरे खुश लहन सबा, तू जो आता न चमन में तो ये सब क्या करते, और बात करने में हमें कौन सी दुश्वारी थी, उसकी आंखों से तखातुब था सुलभ क्या करते,
तूने दीवानों से मुंह फेर लिया, ठीक किया, इनका कुछ ठीक नहीं था कि ये कब क्या करते, और यही होना था जो इरफान तेरे साथ हुआ, मुनकिरे मीर भला तेरा अदब क्या करते। वाह, मुनकिरे मीर तेरा अदब क्या करते, वाह। मेरे ख्याल में काफ़ी दिल को छू लेने वाली शायरी है, और ख़ास तौर पे जब आप तन्हाई का जिक्र करते हैं, आई वाज सडनली थिंकिंग अगेन कि चाहे आप बाज़ौक़ लोगों की बात करें, सीनियर्स की बात करें, देयर आर often times in your life when you feel lonely, आपको लगता है कि लोग इससे बड़ा लिंक अप करते हैं. It is one of the greatest challenges for mankind at this point in time. Challenges and opportunity. It depends कि आप channelize. लेकिन आप इसको loneliness के तौर पे लेते हैं या solitude, ये तो फिर आप Absolutely. That's the whole point कि अगर आप उसकी वजह से frustration का शिकार हो जाते हैं, तो फिर जाहिर है लोग वो हरकतें भी कर गुजरते हैं जो नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई उस मौके से फायदा उठाता है and they can assess themselves and find out what their real talent is and find a way for themselves, तो बहुत अच्छी। इरफान साहब, कितने अरसे बाद पाकिस्तान आना हुआ आपका? मैं अभी तो 2 साल पहले आया था, लेकिन वो एक मुख्तसर सा दौरा था, उससे पहले मैं 10 साल यहाँ से दूर रहा। और आपने 10 साल के बाद पाकिस्तान को, या अब 12 साल के बाद कैसा पाया? क्या सबसे बड़ी तब्दीली आपने यहाँ पे? सबसे बड़ी तब्दीली एक एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट मुझे बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड नज़र आई है इस बार। पहले हमारे, जब मैंने 1992 में IBS से MBA किया था, हम डिग्री लेके घूमा करते थे। उस ज़माने में खैर जॉब्स बहुत थी, मगर इट वॉज ऑल अबाउट गेटिंग अ गुड जॉब। ठीक है, अब मैं देखता हूँ तो फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो छोटे छोटे बिजनेसेस कर रहे हैं, कुछ नहीं तो कोई ऊबर चला रहा है, कोई चाय का खोखा लगा लिया है उसने, बट दीज आर गुड साइंस कि लोग अपने एफर्ट्स के साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। अब यानी ग्रोथ एंड थ्राइविंग के लिए अब उनकी एक जो इंक्लिनेशन है, बिकॉज द वर्ल्ड इज फेसिंग चैलेंजेस जो शायद ना पिछली जनरेशन ने देखे ना उससे पहले देखे, तो अब अपने लिए खुद ही कोई क्रिएटिव रास्ता निकालना है। हमारी जनरेशन जो है वो, मैं अपनी जनरेशन की अगर बात करें तो जितना बड़ा ट्रांजिशन हमने देखा है हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ ऐसा। मतलब हमने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी देखा और वो सेल फोन भी देखा जिसमें सिर्फ 30 नंबर स्टोर हो सकते थे और कुछ नहीं हो सकता था। आपका जो बचपन था वो आप कह सकते हैं कि एनालॉग बचपन था, और जो बाकी अब जिंदगी गुजर रही है वो काफी डिजिटाइज्ड है। आई थिंक दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब फॉर बीइंग हियर। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमने तैयार की है, उसके साथ ही उसको दिखाते हुए हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। वापस आएंगे, देयर इज अ लॉट इन स्टोर, अनदर टैलेंटेड पाकिस्तानी जिसकी आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से में, एंड ऑफ कोर्स आवर बिग डिस्कशन इज आल्सो लाइंड अप। सो स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और जब हम बात कर रहे हैं कि आपको किसी ना किसी तरीके से अपना एक्सप्रेशन ढूंढना चाहिए, सोशल मीडिया पे पाबंदी लग रही है, तो क्या हुआ? जो बाज़ौक़ लोग हैं वो शेर भी कहते हैं, वो कहानियां भी लिखते हैं और उसको विजुअली आपके सामने भी रखते हैं। आपको लिए चलते हैं कोहाट फॉर आवर सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से, जहां पे हमने डिस्कवर की है पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल फोटोग्राफर फ्रॉम कोहाट। और यकीनन ये आमतौर पर जो हमारा एक आइडिया है कि बड़ी ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ख़वातीन का इस तरह बाहर निकलना और ख़ास तौर पे इवेंट्स को कवर करना थोड़ा मायूब समझा जाता है, लेकिन साथ साथ आप ये भी देखिए कि इसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है। जहां जिन इलाकों में, जिन घरानों में ख़ास तौर पे पर्दे का इंतज़ाम हो, वहाँ पे जब कोई भी इवेंट होता है, शादी ब्याह का मामला होता है, तो जो जनाना आपका सेक्शन है घर में, और जहाँ पे दुल्हन बैठी हुई या दुल्हन के साथ उसकी सहेलियाँ हैं, उसकी बहनें हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट भी थी आपकी कि आपके लिए एक फ़ीमेल फोटोग्राफर होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि हमारे साथ एक ऐसे ही ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं रमल इजाज से, हु इज जिनके बारे में ये मशहूर है कि शी इज़ द फर्स्ट प्रोफेशनल फोटोग्राफर फ्रॉम कोहाट। अस्सलाम वालेकुम रमल, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन आज पाकिस्तान। सबसे पहला सवाल आपसे ये करूंगी कि फोटोग्राफी का शौक कैसे हुआ, खास तौर पर एक ऐसी जगह पे जहाँ इसको आप अपना पर्सनल शौक तो बना सकती थी, लेकिन इवेंट कवरेज, बाहर निकलना शायद सोसाइटल वैल्यूज़ के खिलाफ था, ये कैसे किया? जी बहुत शुक्रिया। सफ़र की आगाज़ की मैं बात करूं तो मैंने स्टार्ट जो है वो आर्टिकल राइटिंग से लिया था। मैं एक जर्नलिस्ट हूं बाय प्रोफेशन, और फोटोग्राफी मेरा शौक था। मैंने वेडिंग फोटोग्राफी से स्टार्ट लिया क्योंकि कोहाट में मेरे लिए यही अपॉर्चुनिटी थी जिससे मैं अपना शौक पूरा कर सकती थी। और सफ़र की आगाज़ तो देखें, हर सफ़र अपने आप में एक चैलेंज लेके आता है, तो ये भी मेरे लिए चैलेंजिंग था कि स्टार्ट में शुरुआत कैसे करनी है। तो उस टाइम पे मेरी अम्मी ने ये मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाया करूँगी ताकि कोई बंदा सवाल भी ना कर सके, कोई एतराज़ भी ना कर सके, क्योंकि मेरी अम्मी मेरे साथ जाती हैं।
तो मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ा। और अभी भी मुश्किलात आती हैं, हर स्टेप पे आती हैं, लेकिन उनको फेस कर लिया जाता है, डील कर लिया जाता है आराम से। और उन्हीं का साथ, मेरे ख्याल में उनका आपके साथ जाना ना सिर्फ आपके लिए बायस एतमाद बना, बल्कि ओवरऑल अगर आप देखें वो भी आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट है अभी भी। लेकिन रमल, मुझे ये भी बताइएगा कि लोगों के लिए ये एक्सेप्ट करना, ख़ास तौर पे अगर आप एक ऐसी फील्ड में काम शुरू करें जो पहले मेल डोमिनेटेड हो और उसमें खातून अपनी जगह बना रही हो, तो पहले हमें यकीन भी नहीं आता। जैसे ड्राइवर्स के साथ हम करते हैं ना, हम कहते हैं कि जी एक मेल ड्राइवर है तो वो ज़्यादा बेहतर ड्राइव कर लेगा। क्या आपको इस तरह के परसेप्शंस को, इस तरह के माइंडसेट को फेस करना पड़ा? मैं ये कहूँगी कि जब तक हम सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते, हमें उसके फ्लॉज का, उसके ड्रॉबैक्स का, उसके साइड इफ़ेक्ट्स का, उसकी जो मैं कहूँगी कि खुसूसियात होती हैं ना एक सिस्टम की, स्पेसिफिकेशंस का हमें पता नहीं चलता। तो जब मैं इस फील्ड में आई, उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, हमारे जहाँ पे मैं रहती हूँ, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, उस जगह को एक फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग सिक्योर फील करते हैं, हम लोग प्रोटेक्टेड फील करते हैं कि अगर एक खातून फोटोग्राफर आ जाए और हमारी फैमिली की, हमारी ख़वातीन की जो फ़ोटोज़ हैं वो उसी के पास महफूज हों, तो ये जो फीलिंग है मैंने इस फील्ड में आने के बाद ज़्यादा महसूस की कि हाँ, एक जो खातून फोटोग्राफर है वो एक ज़रूरत थी हमारे इस माहौल की। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। ख़वातीन को हर ही फील्ड में ये एतमाद होता है कि वो एथिकल प्रैक्टिसेस करेंगी, यानी आमतौर पर जो आपको अपना डेटा या अपनी प्राइवेसी या अपनी प्राइवेट फ़ोटोग्राफ्स गुम हो जाने का या चोरी हो जाने का डर होता है, वो एक खातून के होते हुए वो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ये खदशात दूर हो जाते हैं। हमें ये बताइएगा कि प्रोफेशनली हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों की भी बात की जाए तो कोई इदारे मौजूद नहीं है जहाँ पे आप सर्टिफिकेशंस ले सकें, डिप्लोमा ले सकें। तो जो टेक्निकल पार्ट है फॉर बीइंग अ गुड फोटोग्राफर, लाइटिंग कैसे करनी है, एंगल्स क्या होते हैं, ये आपने कैसे सीखा? ये आप खुद ही सेल्फ हेल्प के तौर पे ऑनलाइन इसके लिए सर्च करती हैं या किसने आपको गाइड किया इस मामले में? जी, मैं समझती हूँ कि फ़ोटोग्राफी कभी सीखने से नहीं आती, ये एक इनबिल्ट टैलेंट होता है जो जीन्स में ट्रांसफ़र होता रहता है। मेरे मुताबिक तो यही है। मैंने जी हमारे फैमिली में पहले मेरे वालिद साहब, फिर मेरे भाई और फिर मैं, तो ये जीन्स में ट्रांसफ़र होती गई। तो इस तरह से मैंने सीखी। तो मुझे जब भी कोई मुश्किल पेश आई तो मैंने इन्हीं से रुजू किया कि मुझे ये मसला आ रहा है कैमरा में या जिसमें भी। इसके अलावा जो मेरी बैचलर्स के टीचर्स थे, फैकल्टी थी, वो मेरी बहुत सपोर्टिव थी। और नए आने वालों को तो मैं यही कहूँगी कि अपने काम के साथ सिंसियर रहें, मुखलिस रहें, दिल लगाएं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम जान नहीं छुड़ा सकते। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि बस एक इवेंट है, कवर करके आ जाना है, बस फोटो दे देनी है। हमने ये सोचना है कि हम जहाँ जा रहे हैं, हम वाहिद वहाँ पे फोटोग्राफर्स हैं, किसी का बड़ा दिन है, किसी का ख़ास दिन है, और वो सिर्फ हमें उस टाइम पे वो सिर्फ एक फोटोग्राफी के लिए पे नहीं कर रहे। उन्होंने वो इवेंट किया, वो लड़की दुल्हन बनी, उसका ख़ास दिन था, वो दिन वापस नहीं आएगा, हॉल के खर्चे और मेहमानों के खर्चे, खाने का खर्चा, ये सब मिला के वो एक इवेंट बना है जिसको हमने और खूबसूरत बनाना है खुद जाके। आपके लिए सबसे बड़ा, रमल आपने जैसे कहा ना, सबसे बड़ा चैलेंज ये है, आप देर नो रीटेक्स। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि वो गलती हो गई, ज़रा दोबारा पोस्ट करो। इफ़ अ मोमेंट इज़ गॉन, इट्स गॉन फॉर एवर। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। किसी का यादगार दिन है तो उन प्रेशियस मोमेंट को हमेशा के लिए फिल्म बंद करने के लिए अपनी उस तकरीब का, उस खास दिन का आपको वो हिस्सा बनाते हैं। अगर इस बात को इस जिम्मेदारी के साथ लिया जाए तो आप इसमें ज़रूर अपना दिल और जान लगाएंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि आम तौर पे हमने देखा है कि मोबाइल फ़ोन का, उसके आने वाला कैमरा, उसमें बहुत सारी जो ऐप्स आपको फ्री मौजूद हैं, ये एक इंसान का पहली डिस्कवरी होती है अपने पैशन के बारे में। सो बिफोर यू स्टार्टेड प्रोफेशनल फोटोग्राफी, क्या आपने भी शुरुआत अपने मोबाइल से फोटोग्राफी करके की थी और फिर लोगों ने हौसला अफजाई की कि बड़ा अच्छा है, इसमें तो आपने एंगल किया, बड़ा अच्छा रिजल्ट है, एंड देयरफॉर यू थॉट ऑफ इट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप यकीन करें कि मुझे मोबाइल से फोटो लेने आती भी नहीं है, अभी भी नहीं आती। वो कैमरे पे ही हाथ सीधा हो गया। और इससे पहले भी मैं तस्वीरें खुद भी खिंचवाने की शौकीन नहीं थी, मैं किसी की खींचती भी नहीं थी। अच्छा। लेकिन बस कैमरा के साथ जो थी ना, वो मेरा एक दोस्त है, मैं कहती हूँ, क्योंकि जब कोई मेरे साथ होता है तो मेरा कैमरा मेरे साथ होता है, और जो चीज़ मैं अल्फाज के ज़रिए, लफ्ज़ों के ज़रिए बयान नहीं कर सकती तो मेरा कैमरा मेरा साथ देता है कि वो मेरी इसमें हेल्प करे। तो मैंने कभी भी मोबाइल फोटोग्राफी नहीं की, अभी भी नहीं की, और मुझे आती भी नहीं है करना। अच्छा, मुझे कोहाट का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन रमल, कराची में जब मैं इवेंट्स
इवेंट्स पे उसको देखती हूँ तो वो बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। पहले तो रिश्तेदार और उनके बच्चे अगर वो स्टेज पर चढ़ जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ आम बच्चों की एक्साइटमेंट होती है कि दुल्हन के पास बैठना है या दूल्हा के पास जाना है, तो फोटोग्राफर बेचारा कोरियोग्राफी करता रह जाता है और उसको काफ़ी कभी इधर भागना पड़ता है, कभी एक्टिवली उधर भागना पड़ता है। तो जनरली हमारे यहाँ जिस किस्म का एक्टिव माहौल होता है ड्यूरिंग अ वेडिंग, उसमें फोटोग्राफी एक काफ़ी मेहनत तलब एक्टिव काम बन जाता है। बतौर एक खातून के क्या आपको इसमें कोई मुश्किलात आई, या फिर लोगों की एक अजम्पशन, किसी ने आपको बार बार आके याद दहानी तो नहीं कराई भाई फलानी तस्वीर ले ली थी, वो इवेंट मिस तो नहीं हो गया, ऐसा कोई रिएक्शन आपने फेस किया? जी मैंने वो टाइम देखा है कि जब मैं जाती थी तो लोग खड़े हो जाते थे। हाँ। मुझे देख के, मेरे हाथ में कैमरा देख के कि लड़की है, बच्ची है, तब मैं छोटी भी थी। हाँ। कि वो फोटोग्राफी करने आई है और उसके हाथ में कैमरा है जी। और मैंने वो टाइम देखा कि जब मैं अकेली थी, जब घर से निकलती थी कैमरा लेकर, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि बहुत सी लड़कियों के लिए रास्ते खोल दिए, उनकी फैमिली मेम्बर्स को, उनके पेरेंट्स को बताया कि ये फील्ड बुरी नहीं है और कोई भी फील्ड लड़का लड़कियों के लिए अलग नहीं होती। हम लोगों को बस ये है कि कुछ उसूल हैं, उन पे चलना चाहिए। मैं अपनी भी जो लड़कियां मैं ट्रेन करती हूँ तो मैं उनको बताती हूँ कि हमने किस तरह से रहना है, किस तरह से इस माहौल में सरवाइव करना है, क्योंकि हर दिन नया इवेंट, नए लोग, नई जगह, तो हमने किस तरह से उनसे डील करना है। तो मुश्किलात जो हैं वो मैंने जैसे पहले भी बात की कि हर, लेकिन आपने तो माशाल्लाह रमल अपनी बना ली है कई नए आने वालों के लिए। देखें, एक तो बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं और उनका इंटरेस्ट और पैशन भी होता है, लेकिन साथ साथ जो सबसे बड़ी उनको मुश्किल आती है कि वो शायद अपने काम का एक अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं बना पाते, यानी वो या तो अंडर चार्ज करते हैं या उनकी कोई एटीट्यूड का मसला होता है कि इंटरपर्सनल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती कि अपने आप को पिच सही तरह से नहीं कर पाते। आप उनके बारे में क्या कहेंगी? वो कौन से फोटोग्राफर्स हैं जो टैलेंटेड होने के बावजूद एज अ बिजनेस कामयाब नहीं हो पाते? उनको आप क्या मशवरा देंगी? देखिए जी, मैं जैसे कह चुकी हूँ कि फोटोग्राफी सीखने से नहीं आती, ये आर्ट है जो आपके अंदर होता है। तो हम लोग जब भी जाते हैं, मैं अपने साथ जो लड़कियां ट्रेन करी उनको भी मैं यही बताती हूँ कि पहले आप देख लो कि आपका सब्जेक्ट है क्या, आप किसको खींचने जा रहे हो, आप किसको कैप्चर करने जा रहे हो। दूसरी चीज ये कि तस्वीर कभी भी खींची नहीं जाती, मेरे मुताबिक तस्वीर बनाई जाती है। हम लोग उस चीज को खूबसूरत बनाते हैं जो हमारे सामने होता है, उसमें एंगल्स, उसमें लाइटिंग, उसमें हमारी क्रिएटिविटी जो है, ये तीन चार चीजें हैं जो काम आती हैं, जो तस्वीर को बनाती हैं। सही। तो तस्वीर जो है वो एक आर्ट है, खींचना, तस्वीर बनाना, जो कि शायद लोग कोशिश कर लेते हैं, लेकिन हर बंदा उस खूबसूरती से उसको पेश नहीं कर सकता। वो जैसे कहा जाता है कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर दिस मॉर्निंग। यू सर्टनली ओपनड अप न्यू होराइजन फॉर गर्ल्स इन कोहार्ट, और मुझे ये जानकर खास तौर पर बहुत खुशी हुई कि आप अपने साथ मजीद लड़कियों को, मजीद फीमेल फोटोग्राफर्स को ट्रेन भी कर रही हैं, उनको मेंटोर कर रही हैं, उनको ये बता रही हैं कि जी वाकई आपको एक देखने का अंदाज, घबराहट को कैसे फॉलो थ्रू करना है। इट इज़ प्रोबेबली नॉट ऑल कोरियोग्राफ, कई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होगी, लेकिन वो एंगल ढूंढना, वो नज़र रखना, वो निगाह तराशना, आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट सर्विस। एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग द फर्स्ट फीमेल प्रोफेशनल फोटोग्राफर इन कोहार्ट। इसी के साथ जी हम ब्रेक की तरफ, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये न्यू एक एंट्री इन्होंने ली इस मार्केट में, इसी तरह घर में जब किसी की न्यू एंट्री होती है, चाहे वो नई भाभी हो, नया नन्ना सा मेहमान हो, या फिर कोई नया किराएदार हो, तो फिर घर का माहौल कैसे मुख्तलिफ होता है, ये आज का हमारा बिग डिस्कशन होगा। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हमने सोचा ज़रा इतनी गंभीर और इंटेंस बातें हम करते हैं, आज थोड़ा सा लाइट हार्टेड माहौल रखा जाए। घर में कोई भी नया बंदा जब एंटर होता है, नई एंट्री ली जाती है, जिसको कभी कभार हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री, जो ख्वाबों में कभी नहीं सोचा था वो शख्स ब्याह कर आपके घर में आ जाए, आपके ख़ानदान का हिस्सा बन जाए, या अगर ऐसा कोई मुश्किल सिनारियो ना भी हो, जो भी नया आने वाला है उसके लिए उस घर को अपनाना, उसके तौर तरीक़ों को समझना, थोड़ा एडजस्टमेंट टाइम तो लगता है। लेकिन इसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस कहाँ मेल नहीं खाती, कहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, आज उसको डिस्कस करेंगे। बहू बेचारी खीर बनाए या दाल, उसको भर ये सुनना ज़रूर मिलता है हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ज़रा तेल कम इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ मिर्चें ज़रा कम इस्तेमाल होती हैं। तो ये हमारे यहाँ और वहाँ का जो फ़र्क है उस पर ज़रा बात करेंगे। एंड लाइक वाइज इन एवरी फेज़ ऑफ योर लाइफ, अगर आप देखें कि जब इसी ख़ानदान में बच्चे होते हैं, फैमिली ग्रो करती है, तब भी एक आपका जो निज़ाम
ज़िंदगी है उसमें तब्दीली आती है, और इस तब्दीली के लिए हम कितने तैयार हैं। हम वैसे तो कहते हैं हमें नया पाकिस्तान सारों को चाहिए, घर में अगर आपने सुई का डब्बा भी एक जगह से दूसरी जगह रख दिया तो 2 लोगों को ज़रूर इससे मसला होगा और इस बात पे हमेशा बवाल खड़ा होगा, अच्छा भला वहाँ पड़ा होता था, क्यों बदल दी इसकी जगह। तो आज हमारा यही टॉपिक है। आप भी हमें कॉल करके बताइए कि कोई भी नया आने वाला हो, कोई मेहमान है जो मुस्तकिल हो गया है, कोई किराएदार है जो नया आया है, या आप शहर बदल के किसी और नए शहर गए और आपकी न्यू एंट्री है उस माहौल और उस कस्बे में, तो आपके क्या हालात थे। यहाँ पे उनकी भी बात करेंगे। बहुत सारे यंगस्टर्स इस वक्त पाकिस्तान छोड़कर बाहर अगर सेटल हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, उनके लिए उस मार्केट में न्यू एंट्री है। वहाँ पे उनको भी कुछ दोस्त मिल जाते हैं जो बताते हैं ग्रोसरी में कैसे पैसे बचाए जाएंगे, कौन सा पेपर वर्क पहले करवा लो, ट्रैवल कार्ड हफ्ते का नहीं महीने का बनवा लो, इससे पैसे बचेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आज हमारे शो का हिस्सा होंगी। आप भी हमें कॉल करके बताइए कि आप क्या सोचते हो, खासतौर पर वर्क लाइफ। हम ये भी बात करेंगे कि ऑफिस में भी अगर किसी की नई एंट्री होती है ना, तो वो टीम को कैसे तहस नहस करता है, और किसी नई जगह पे आप अगर काम करने जा रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इस पर बात करते हैं। आज जो हमारे पैनल है, ज़बरदस्त ऑल वुमेन पैनल है जी। मैं हूँ एक तरह से फेमिनिस्ट, तो मैं प्रेफर करती हूँ ज़्यादा ख़वातीन आए। हमारे साथ मौजूद हैं जी सिद्रा जावेद, शी इज़ माहिर नफ्सियात हैं, और मेरे ख्याल में इसमें हमारी साइकोलॉजी, हमारे परसेप्शंस का बड़ा हाथ होता है सारे सिनारियों में। सो थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर ज्वाइनिंग अस। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं ज़ारा इस्लाम, हुज़ HR प्रोफेशनल, ह्यूमन कैपिटल पे काम करती हैं, और इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है अनलर्न और रीलर्न करने की, अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए, और यही हमारी वो स्किल है जो सबसे ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस में काम आती है और टेस्ट भी होती है। सो थैंक यू सो मच ज़ारा फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, जब घर की बात करें, पर्सनल लाइफ की बात करें, तो इनका नाम सबसे पहले आता है। आई फाइंड हर टू बी सो स्वीट एंड सो ग्रेसफुल कि मेरे शो के अलावा भी कहीं मुझे नजर आ जाए ना टीवी पर, रुक के इनकी बात जरूर सुनती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मैच मेकर हैं जी शाजिया रहमान। थैंक यू शाजिया। थैंक यू। क्या हाल चाल है आपके? अच्छा, मैं देख रही थी जब मैं कह रही थी ना हमारे यहाँ दाल में जरा तेल कम पड़ता है, तो आप मुस्कुरा रही थी। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है ना। इट हैपेंस। हाँ, ये हमारे यहाँ देखिए, ये हमारे यहाँ जो है सिर्फ ससुराल वालों की तरफ से नहीं होता। सही। ये हमारे यहाँ लड़की भी अपने साथ लेके आती है। मैंने ये किस्से भी बहुत ज्यादा सुने कि जी मेरे घर में तो ये होता है, मेरे घर में तो ऐसे होता है, हमारे यहाँ तो ये होता है, हमारे, तो ये एक तरफा तो शादी ये तो अच्छी बात भी है ना। वो तो देखिए वो सारे तो गैंग अप करके अपने घर में रह रहे हैं, उनके घर में कोई तब्दीली नहीं आई सिवाय इसके कि एक नई एंट्री हुई है। ये तो अपना सब कुछ छोड़ के जाती है ना। हम उसको एज अ विक्टिम नहीं समझ सकते कि जो एक बंदा आया उसके साथ जरूरी है कि वो बेचारे ज्यादा हैं तो वो गैंग अप हुए होंगे। हो सकता है वो बहुत वेलकमिंग हो, और वो जो एक जा रहा है उसने सब कुछ तहस नहस करना, फसाद वो हो सकता है। सही, यू नेवर नो। दूसरी बात ये है कि एग्जैक्टली ऐसा तो बहुत ही कम होता है, मतलब वो शादी होने तक ही होता है कि जी ससुराली बड़े आओ भगत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा चीजें, एक ही दिन मेरा ख्याल है गुजरता है और वो फिर ये होता है देर से सो के उठी, ओहो भाई ये तो बहुत, मतलब इनके यहाँ तो कोई तमीज नहीं सिखाई। वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें बाहर आना शुरू हो जाती हैं। जैसे हम कहते हैं ना पल में कुछ और। आप ये देखें कि शादी से पहले का जितना टाइम होता है, ज़ारा सिद्रा योर इनपुट इज ऑल्सो नीडेड है, आप अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं। आपकी सास ने आना है तो उससे पहले आपका ब्लो ड्रायर भी हुआ होगा, आपके नेल्स भी हुए होंगे, आपकी ट्रॉली भी सजी हुई होगी, एंड यू आर एट योर बेस्ट बिहेवियर। आपने थोड़े अरसे के लिए तो मिलना है। जब आप शादी होके वहाँ चले जाते हैं तो ज़रा एक नज़र डालें हम घर में कैसे घूमते हैं, हम पूरा दिन अपना स्लीपिंग सूट नहीं उतारते। तो वो हमें जो एक तब्दीली अपने अंदर लानी पड़ती है ना कि अब जी क्योंकि सास के पास निकल के किचन में जाना है, तो आमतौर पे अपने घर में तो दरवाजा खोला, अम्मी चाय दे दें फौरन, पजामा, वहाँ पे आपको जरा तमीज के कपड़े साथ में दुपट्टा सब कुछ करके निकलना पड़ता है। सिद्धा कितना मुश्किल होता है। आई थिंक जब एक लड़की जब बड़ी हो रही होती है उसको बचपन से बताया जाता है कि जिस घर में आप हो दैट्स नॉट योर रियल होम, और आपको अगले घर में जाके ही सब कुछ करना है, ठीक है। जब वो बड़ी हो रही होती है वो अपनी फ्रेंड्स में देखती है, आसपास के खानदान में, कजिन्स में, सबको देखती है शादी के बाद किस तरीके से लोग रह रहे हैं, ठीक है। पर टीवी में बॉलीवुड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्टार प्लस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उसमें जो है ना ऑलरेडी एक लड़की के दिमाग में ना एक सास और ससुराल के लिए ना कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स बना दिए जाते हैं कि भाई यहाँ जाने के ये फायदे हैं बट नुकसानात भी हैं। यानी एक डरा भी दिया जाता है, डरा ये बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं समझती हूँ ज्यादा डराया जाता है। ओके। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे अगर एक लड़की जा रही है दूसरे घर में तो जैसे ससुराल वाले
रेडी होते हैं जज करने के लिए कि अभी जैसे भी मैम ने भी बात की ना कि सुबह लेट उठ रही है तो पहले से जज करेंगे आपको कि लेट उठ रही है या वर्किंग वुमन है, काम सही से नहीं किया, या घर के कामों में इसका नहीं है, बाहर के कामों में ज्यादा है। तो ना बहुत जगहों पे मैंने खुद भी जब मैं क्लाइंट्स भी देखती हूँ तो मैं नोटिस करती हूँ कि अपनी बेटियों के लिए तो वही चीज़ें एक्सेप्ट हो रही होती हैं, लेकिन जब अगर आपके घर में कोई बहू आ जाती है तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इसके लिए एक्सेप्ट करना। तो आई थिंक ये बहुत बिल्कुल सही कह रही हैं और इस पर हम बात भी करेंगे कि कितना प्रेशर लड़कियां ले लेती हैं। लेकिन ज़ारा एक सवाल आपसे भी करना चाहूँगी कि जब हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आती है, आप अपना घर छोड़ के अपना अपने ससुराल चली जाती है लड़की, अगर वो वर्किंग प्रोफेशनल भी है तो ये जो प्रेशर है एक नई जगह पे एडजस्ट होने का, क्या उसके काम में भी नज़र आने लगता है? यानी उसको थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि वो वहाँ एडजस्ट कर रही होती है, तो उसकी परफॉर्मेंस, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका मिजाज इफेक्ट होता है? इसमें अफेक्ट होता है, बट अगेन उसके घर में उसके पास सपोर्ट सिस्टम होता है। अगर उसका हस्बैंड या न्यू जो उसका अपना घर है उसका सपोर्ट सिस्टम बन जाए तो बिलीव मी कोई अफेक्ट नहीं करता, और वही लड़की पहले से बेहतर परफॉर्म कर रही होती है। ये सिर्फ आजकल लोगों को समझना और सोचना चाहिए कि अगर कोई न्यू आपके पास आ रहा है तो यकीनन उसकी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके अपने कुछ गोल्स हैं, आप उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ले, इन बजाय कि आप उसको ये बताएं कि ये हमारे ये नॉर्म्स हैं। ठीक है, तो अगर आप नॉर्म्स बता रहे होते हैं, चीज़ें आपको समझकर भी, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, अभी हाल ही में हमारी फैमिली में एक बच्ची की शादी हुई है एंड शी हैड जस्ट कंप्लीटेड हर मेडिकल। तो मुझे याद है कि जब वो बातचीत तो फाइनलाइज हो रही थी चीज़ें शादी जी, तो मदर ने आके बड़ा हिचकिचा के उसकी होने वाली सास से पूछा कि आप इसको हाउस जॉब तो करने देंगे ना? बिकॉज हाउस जॉब में ऑब्वियसली आप देखें जब आप और मैं अगर बीमार होते हैं हमें चाहिए कि डॉक्टर ऑन कॉल हो, उसमें कभी नाइट्स भी होती हैं, कभी लेट आवर्स भी होते हैं, तो बेचारी इसी खौफ में होती है कि अगले एक्सेप्ट करेंगे, उसको किस नजर से देखेंगे। यहाँ पे एक्चुअली जो रोल आता है ना वो कंपैटिबिलिटी इशू कपल्स में आता है। अगर आपका जो स्पाउस है, जो कपल है, वो अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपको न्यू प्लेस इतनी आपकी परफॉर्मेंस में अफेक्ट नहीं करेगी। लाइक अगर इफ आई स्पीक आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, व्हेन आई वाज मैरिड दैट वाज माई लाइक पीक ऑफ करियर। तो लाइक माई हस्बैंड, आई एम HR प्रोफेशनल एंड ही इज़ IT प्रोफेशनल। हमें जगह भी चेंज करनी पड़ी फॉर सम टाइम्स। आई वेंट टू UK, तो ही इज़ वेरी सपोर्टिव इन एवरी मैटर ना। तो मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं करना पड़ा, बिकॉज ही इज़ सपोर्टिव। इफ़ आई से हिम कि ठीक है मेरा कल मेरे लिए ये इंटरव्यू कॉल है एंड आई हैव टू गो, तो ही सेज कि हाँ चलो ठीक है तुम चली जाओ, एंड देन वी हैव दिस फैमिली कमिटमेंट, हम ये बाद में। लेकिन ज़ारा जी जब आप अकेला रहता है ना, एक कपल, एक आदमी से एडजस्ट करना आसान होता है। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ एडजस्टिंग टू एन एंटायर फैमिली? इस पे हम बात करेंगे, लेकिन यही सवाल हमने लोगों से किया। सो लेट्स फाइंड आउट पब्लिक ओपिनियन इसके बारे में क्या है। न्यू एंट्री से जो मेन इश्यूज होते हैं ना, मतलब ये होता है कि आप उससे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में बात नहीं कर सकते। पहले हम यूज टू है चीज़ों से, अब जो नया बंदा आया है वी डोंट नो किस तरह का क्या है और किस तरह की नेचर है उसकी, टीम वर्क में बिलीव करता है नहीं करता। सो स्टार्टिंग में हमें भी समझने का मसला होता है कि वो हमारी थिंकिंग के हिसाब से चलेगा नहीं चलेगा, पॉलिसीज़ को हमारे हिसाब से लेके चलेगा या फिर वो इम्प्लीमेंट करवाएगा ज़बरदस्ती। सो ये सारे मेन इश्यूज़ होते हैं और वो वक्त के साथ ही जो रिजॉल्व हो सकते हैं। हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत तब्दीली आएगी क्योंकि नया फर्द है, उसको एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हमारे साथ। तो जैसे हम घर में रहते हैं फ्रीली, वैसे हम नहीं रह सकते। बहुत से मसले मसाइल होते हैं, आपको भी पता है। तो इस वजह से हमें बहुत थोड़े से शुरू में मुश्किलात होती हैं। कामयाब इंसान तो वही है जो रंग में रंग जाता है, एक दूसरे की नेचर को समझे। घर में भी चेंजिंग आती है, खुद में भी चेंजिंग आती है इंसान के, और माहौल बनता है फिर आपस में। सवाल चलता है हमारे जहन में, मतलब ये हमारी जो है पर्सनैलिटी देख के ना निकाल दें, मतलब किसी भी हवाले से कि बोलेगा ये काम करो, फालतू काम बढ़ाते हैं। जो अक्सर आते हैं ना हमारे बॉस वगैरह, वो काम बढ़ाते रहते हैं अक्सर। तो ये हमारे जहन में चलता है कि कहीं ऐसा नहीं हमसे कोई यूज नहीं चाहिए तो हमारे को निकाल दें। ये पता नहीं क्या करेगा, क्या चेंजिंग लेके आएगा, किस तरीके की चेंजिंग करेगा, क्या रूल्स होंगे इसके अलग, हर किसी के अलग अलग रूल्स होते हैं भाई। काफ़ी तब्दीली आ जाती है, इसलिए कि आने वाले के सामने उसको तो एडजस्ट करना है उसको, और उसको भी चाहिए कि एडजस्ट करे। इससे अच्छी और क्या बात होगी। तब्दीली तो यही है कि उसके साथ बिहेवियर अच्छा रखे आदमी को, और वो भी अपना बिहेवियर अच्छा रखे, इसके अलावा तो कुछ नहीं है।
ये देखें जी, पब्लिक ओपिनियन में बात हम दूसरी तरफ ले गए। हमने कहा कि वर्क एनवायरनमेंट में जो नई एंट्री होती है उसका क्या। अब यानी बेचारा अगर कोई ना तजुर्बेकार है, नया नया उसका भी करियर शुरू हुआ है, वो तो दबा धीमा सा पहुंचता है। जिस तरह बिल्कुल कॉलेज में उसकी रैगिंग होनी होती है, उसको लगता है कि शायद ऑफिस प्लेस में भी उसकी रैगिंग होगी। लेकिन हम यहाँ पे दोनों सूरतों में बात करेंगे। अगर एक नया कॉलीग आपकी टीम में एंटर होता है तब आपका क्या रिएक्शन है, और दूसरा ये भी कि कोई नए बॉस की अगर ऑफिस एनवायरनमेंट में एंट्री हो तो क्या करना चाहिए। सिद्रा जी जरा बताएं, अगर बेचारा वो जो धीमा सा है बंदा जो पहली जगह गया है, उसको भी यही नहीं पता मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है, जो सबसे ज्यादा मुस्कुरा कर मिल रहा है, कहीं वही पीठ में छुरा ना घूम दे। अच्छा पता है होता क्या है सिद्रा, जब आप नए नए जॉब में जाते हैं ना, जैसे मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा है जॉब में, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं, ठीक है। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि जब एक इंसान जॉब में जा रहा होता है तो उस टाइम वो बहुत डरा हुआ होता है, जैसे आपने कहा। अब उस टाइम अगर उसके साथ कोई अच्छे से बात भी कर लेगा ना, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि हम सब कहीं ना कहीं इमोशनली अनस्टेबल हैं और हम कहीं ना कहीं बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ऑफिस वर्क लाइक वर्क प्लेस इज समवेयर कि जहाँ पर कहते हैं ना कि देयर आर नो फ्रेंड्स। लेकिन मुझे लगता है चापलूसी करने वालों का काम डबल हो जाता है। यानी पहले उन्होंने एक इक्वेशन बनाई होती है, एक बॉस को मक्खन लगा लगा के राम किया होता है। अब नया बॉस आता है तो वो फिर इस टो में रहते हैं कि यार इसकी कौन सी वीकनेस है जिसपे हम हाथ डालें, क्या इसके करीब हो जाएं, इसको काम से इम्प्रेस करें, इसको गॉसिप से इम्प्रेस करें। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, हमारा यानी पाकिस्तानियों का बस चले। हम न्यू एंट्री को बोले नो एंट्री, यानी हम जहाँ पे बैठे हैं हमें लगता है अगला आएगा, पता नहीं हमारे मिजाज से उसका मिजाज मिलेगा या नहीं, या पूरा का पूरा माहौल ख़राब कर देगा। तो हमारे अंदर का ये जो डर और खौफ और इनसिक्योरिटी होती है, इसकी वजह से हम कभी कभार ऐसा रवैया अपनाते हैं जो शायद हमारा अपना मिजाज हो भी ना, लेकिन हम बन बुरे जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई नया शख्स अगर आपके दफ्तर में काम करने के लिए आता है, और ख़ास तौर पे अगर आप उसको एक थ्रेट के तौर पे देख रहे हैं, तो हर लेवल पे देखिए उसके लिए काम को मुश्किल बनाया जाएगा। उसके साथ लोग कोऑपरेट ही नहीं करते, उसको लंबे लंबे रास्ते दिखाते हैं कि पहले फलाने का सिग्नेचर लेके आओ, पहले फलाने से बात करो, और वो बेचारा सारा वक्त इसी फायर फाइटिंग में रहता है। शाहज़ेब जी, इवन डोमेस्टिक स्टाफ में भी देखा गया, कोई नया नौकर रख लो तो उसको चार भड़काने वाले गली में मिल जाते हैं। गली के ड्राइवर और जो गली के बराबर वाले नौकर होते हैं, मेरे साथ तो पर्सनली होते हैं। मैं कहती हूँ ये रुकता क्यों नहीं है, तो पता ये चलता है कि जी आपके ड्राइवर फिर रिपोर्ट लेके आता है कि वो बराबर वालों के साथ ज्यादा चाय पी रहा था। हाँ। तो वो कहता है कि जी अच्छा आपकी क्या सैलरी ली है, इनके यहाँ तो ज्यादा मसला होता है। कोई भी एक चीज वो आपके बारे में जरूर बता रहे थे, क्योंकि उसकी वजह ये होती है उन्होंने गांव से अपने किसी चाचा के बेटे को लगाना, यानी पहले वो आपके यहाँ वो डिमांड क्रिएट करते हैं, किसी को टिकने नहीं देते, फिर अपना बंदा वहाँ प्लांट कर देते हैं। वाह भाई, बड़ा तो सिस्टम। मतलब ये चीज हर जगह होती है। हाँ। मतलब आप इसकी बात सिर्फ ये नहीं करें, कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि किसी बंदी की शादी अगर किसी फैमिली में हुई और उसको लगता है कि भाई बहुत अच्छी चीजें हैं, और यहाँ पे तो वो अपने देवर के लिए या अपने हस्बैंड के कजिन के लिए वो चीजें होती है कि अच्छा जी अपनी कजिन की बात करेगी, बहुत ज्यादा है वो, तो वो फिर उसको लेके आ जाती है कि जी बड़ी भाभी ने ये रिश्ता करवाया है, या वो अपनी फ्रेंड को लेके आना चाहती है। तो इट्स एवरीवेयर। मतलब मुझे ये बताएं कि जो ये देवरानी जेठानी वाला मामला होता है, इसमें मैंने ये भी देखा है कि जो पहली भाभी होती है वो इस बात से बड़ा डरती है कि दूसरी जो घर में आए वो उसी खानदान की ना आ जाए। यानी इससे कोई फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मोस्टली लोगों का ये होता है कि भाई जो भी आए ना वो किसी ना किसी चीज में हमसे कम हो, या तो शक्ल सूरत में हो, या फिर मैं का फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हो, या फिर कुछ भी नहीं मिलता। तो मेरी तो जी 18 साल में शादी हुई थी, अब वो बेचारी 23 साल वाली को आपने प्रेशर दे दे के मार देना है कि मेरी तो 18 साल में शादी हुई थी ना, 19 साल में मेरा बेटा था। आई मीन ये कितनी जहालत का एक बॉडी शेविंग तो आप छोड़ दे, एज शेविंग तो आप छोड़ दे। मैं तो जी मतलब मेरी सास ने तो मुझे ऐसे ही पसंद किया था, मैं तो नेचुरल हूँ। उस दिन मैंने मुंह भी नहीं धोया। मैं तो इंटर का लास्ट पेपर देखे आई हुई थी। आई मीन आपके पास फख्र करने को जब ये चीजें हैं, तो दूसरी जो 23 या 24 में पढ़ लिख के आएगी तो वो बोलेगी अच्छा इस पे भी फख्र करना था। आई मीन ये तो मेरी अम्मा ने नहीं सिखाया था। एग्जैक्टली। लेकिन कभी कभार आप कॉर्नर और आप प्रेशराइज भी हो जाते हैं, इन चीजों को सर पे सवार कर लेते हैं। बहुत ज्यादा होता है। मैं अगर आपको अपना मैं कभी भी डिस्कस नहीं करती, वैसे मैं अपनी पर्सनल लाइफ का बताऊं, एक बहुत मजे का चीज था। मेरी देवरानी बहुत यंग थी, उसकी बहुत यंग एज में शादी हुई थी।
तो वो हर वक्त एक चीज सुनने को मिलती थी। इवन यू वोंट बिलीव, वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड आस्क्ड मी, तुम इतनी खूबसूरत लड़की के साथ कैसे रहती हो घर में? मैंने कहा जैसे सब क्या मतलब है? मैं साथ पूरी जिंदगी रही हूँ तो मुझे तो खूबसूरत, ये तो उसको सोचना चाहिए। आई मीन ये तो चलो मेरा एक हाइट था कॉन्फिडेंस का, बट पीपल अगर वो बंदी नहीं कर रही है ना, तो जो लोग आपको कंपैरिजन कर रहे हैं ना, यार इतनी खूबसूरत है तुम्हारी। लेकिन शाज़िया जी ये तो आप दोनों एक ही तरह के रुतबे पे थी ना, यानी दोनों भाभियां थी। व्हाट अबाउट कभी कभार ये इनसिक्योरिटी नंदों में भी हो जाती होगी फिर तो, कि अगर भाभी बहुत पहले तो बड़ी पसंद करके लाए खूबसूरत, फिर आप जैसे हम हर ड्रामे में देखते हैं ये तो आप बता रही हैं कि पसंद करके लाए खूबसूरत, मैंने ऐसी नंदे और बहनें भी देखी हैं जो नहीं लेके आते कि जो खूबसूरत होगी वो भाई बहुत जल्दी उसके उसमें हो जाएगा, वो अपने हिसाब से तो लेके आते हैं कि जी एवरेज है बट खानदान की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, लोगों को उन्होंने बड़ा एक अच्छा सा वो दिया होता है, यार अच्छी है, समझदार है, भाई की अंडरस्टैंडिंग मार्केट करते हैं, ठीक है। जब वही बंदी के साथ भाई की बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप कहते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं देखा था, फिर भी इसके नखरे देखो। अब आपने अगर मतलब नंदों को ये भी होता है, देखिए आप अगर अपने ससुराल से आए और 15 से 20 दिन बाद आ रहे हैं, आपको इजाजत नहीं मिली, कोई भी सर्कमस्टेंसेज है, और आप आके भाभी को देख रहे हैं कि जी आपकी अम्मा ने आराम भी दिया हुआ है, नौकर भी है, और वो मियाँ के साथ जा भी रही है और माशाल्लाह सारी चीजें एंजॉय कर रही है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आप जब वो चली जाती है अपनी अम्मा को बोलते हैं आपने बड़ी ढील दी हुई है, हमारी सास को देखा था कि किस तरह से। ये दिस इज एवरीवेयर एंड एट एवरी लेवल। हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि इवन हाई स्कूल में आप देखें बहुत सारे पेरेंट्स जो मुल्क से बाहर रहते हैं वो एक सर्टेन पॉइंट पे अपने बच्चों को वापस जब पाकिस्तान लेके आते हैं, एक मेच्योर एज में एक नए स्कूल में दाखिल होना ये भी एक बहुत ट्रॉमेटिक और बड़ा मुश्किल एक्सपीरियंस होता है बच्चों के लिए। वो मैट्रिक में है, इंटर में है या ए लेवल्स में है, उनको ऐसा लगता है कि उनको अपनी एक नई जगह बनानी है। समटाइम्स वो बुली भी होते हैं, इस पे हम बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल वहाब बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। क्या हाल चाल है वहाब साहब आपके? जी अलग है जी, क्या कहेंगे हमारे टॉपिक न्यू एंट्री के बारे में? आई थिंक ये कॉल थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन ये जो बुलिंग वाला फैक्टर है सिद्रा, एक नए स्टूडेंट के लिए जो टीन एज में है, वैसे ही आप अपने बारे में इतने अनश्योर हैं, एक नए इंस्टीट्यूशन में जहां लोग शायद पिछले 5 साल से 10 साल से साथ पढ़ रहे थे, अपनी जगह कैसे बनाई जाए? आई थिंक इसमें मैं एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करूंगी बिकॉज आई वर्कड इन एज अ काउंसलर इन डिफरेंट ONA लेवल कॉलेजेस। तो मेरा एक स्टूडेंट था, ही केम फ्रॉम यू नो ओवरसीज से आया था, ही वाज वेरी यंग, ही वाज 15-16 इयर्स ओल्ड। तो वन डे आई नोटिस कि मैं क्लास में कोई एज एन इमोशनल टॉपिक पढ़ा रही थी बिकॉज मैं वर्कशॉप्स भी देती थी। तो आई नोटिस दैट एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करने के बाद ही स्टार्टेड क्राइंग ना। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, सेपरेटली आई टोक हिम सेपरेटली एंड पूछा कि क्या हुआ। तो ही स्टार्टेड क्राइंग, इज लाइक मिस मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं बन रहा है, आई केम बैक रिसेंटली, मैं बाहर से आया हूँ और मुझे इनफैक्ट यहाँ पे इंग्लिश बोलने पे मेरे एक्सेंट पे मजाक उड़ाया जाता है और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जबकि सब आसपास के लोग वो लेवल्स के ही हैं। बट देन अगेन यू नो एक्सेप्टेंस एंड प्लस अगेन जो इनसिक्योरिटी वाली बात करी थी मैम अभी, तो आई थिंक ये हर जगह पर है। ये क्यों होती है? जब हमारे अंदर खुद लो सेल्फ स्टीम और हम खुद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं। कोपिंग स्किल्स पे भी बात करते हैं, ये बात को हम सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली राइट। अगर आप मेस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स भी देखते हैं, योर नीड टू बिलोंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और जिस शख्स को भी ये लगे कि वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, लोग उसको उसके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे या उसका कोई दोस्त नहीं है, दैट्स अ वेरी लोनली पोजीशन। आप अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दे रहे हैं, अच्छी तालीम दे रहे हैं, प्लीज उनमें एम्पैथी और कंपैशन भी डालें, नजर रखें, एक तवज्जो दें कि वो किस तरह बात करते हैं। आस्क योर चिल्ड्रन, ये ना पूछे कि आज स्कूल में क्या हुआ, तो उनसे ये पूछे कि आज तुमने स्कूल में या कॉलेज में किसी की मदद की थी, डिड यू मेक समबडी स्माइल, एंड दीज आर वैल्यूज पीपल हैव। मुझे ये बताओ सज्जा, कोपिंग के लिए तुमने उसको फिर क्या मशवरा दिया? हाउ कैन अ पर्सन मेक फ्रेंड्स? ओके, सबसे पहले नंबर 1 तो जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि ठीक है मैं हूँ, ठीक है अगर मैं डिफरेंट भी हूँ या मैं बाहर से भी आया हूँ, मैं हूँ एंड आई हैव टू डील विद इट, ठीक है। सेकेंडली यू हैव टू बी लाइक यू नो बी जेन्युइन विद पीपल कि हाँ ठीक है, देखिए हर जगह पे ना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स द पॉजिटिविटी, ठीक है। अगर आप जेन्युइन होंगे, सामने वाले भी कहीं ना कहीं आपको राह चलती कहीं मिल जाएगा, लेवल पे आप स्ट्राइक करेंगे। एग्जैक्टली। पहले तो उसको ये समझाया, फिर दूसरी बात मैंने उसको सिखाया कि किस तरीके से उसने अपनी एंजाइटी लेवल को कंट्रोल करना है, किस तरीके से फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करनी है।
देखिए वो एज ग्रुप भी ऐसा है, वल्नरेबल एज है, इजीली इफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, आप आराम से चीज़ों से बुली भी हो जाते हैं, इफेक्ट भी हो जाते हैं। एंड कुछ लोग अगेन जैसे आपको अच्छे मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनली आई नोटिस कि ही स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स, ही स्टार्टेड यू नो बीइंग हैप्पी। मैं अगर इस एडवाइस को और आसान करूँ ना, मैं आपको कहूंगी सिर्फ एक चीज आप कहें, आप पहल करना शुरू कर दें। कभी कभार जो न्यू एंट्री होती है ना, उसके जहन में इतना डर और खौफ होता है, वो दूसरों को एज अ ग्रुप देख रही होती है, नई बहू होती है, वो खुद सोच रही होती है यार मैं कमरे में आती हूँ खामोश हो जाते हैं सारे, मैं कमरे से निकलती हूँ खुसर फुसर शुरू हो जाती है। हो सकता है ये आपकी खाम ख्याली हो। आप कभी लोगों पे वो पहला फ्रेंडली स्टेप लेके तो देखें ना। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आया, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके तमाम लोगों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलाम हो। सिद्रा, आई टोटली एग्री विद यू। आपने जो बात की बहुत बेहतरीन बात की कि आप खुद फर्स्ट स्टेप लें और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। थोड़ा सा माहौल देख के आपने सेट करना होता मान, लेकिन आप डरे नहीं। ये बस आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह से, तो जाहिर है करें। लेकिन मैं अगर अपने घर की बात करूँ ना सिद्रा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ हमारे पावर, मेरे फादर मरहूम कहते थे कि पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक बंदी आ रही है तो आपकी, तो वो जाहिर है आपको देना पड़ेगा। आप उसकी बीवी बन गई, उसके बच्चे की माँ बनेगी, तो यू शुड एक्सेप्ट इट। तो हमारे यहाँ क्योंकि हम लोग पॉजिटिव होते हैं, बहन फिर बहनें ये कहती है कि जी मेरा भाई पहले तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया, तो भाई का एक पार्ट और भी तो आ गया, उसको भी तो एडजस्टमेंट दें। दूसरा मेरा सवाल आप लोगों से ये है, देखिए आजकल के दौर के अंदर बड़े जो मेन प्रॉब्लम होगी ना, देखिए सासू की अगर बात करें, मेरी मम्मी ने तो जब मेरी बेबी आई थी तो उन्होंने ये फर्स्ट स्टेप दिया। मैं सबको उसकी मिसाल देता हूँ। मेरी मरहूम वालिदा साहबा ने जब वो गाड़ी में हम बैठने लगे तो उन्होंने वो मेरी बीवी मेरी को उन्होंने आगे की सीट पे बिठाया, कहेंगे अब ये तुम्हारी जगह है। इसके लिए थोड़ा दिल कुशादा करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आजकल के दौर के अंदर जो टीवी में जो एक रिस्क दिखाई जाती है, चित्राल और जैसे पाकिस्तान इंडिया का एक माहौल बनता है लड़ाई का, तो ये आखिर कब खत्म होगा? इसको खाना जहाँ हो रही होती है, हमें अपने लोगों को जेनरस नहीं करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच याया फॉर दैट क्वेश्चन। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शायद हमने ना इन स्टीरियोटाइप्स को भी बहुत एग्जैजुरेट कर लिया है। आपको 90% खानदान ऐसे मिलेंगे, शुरू में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती है, नई जगह नए रिश्ते हैं, लेकिन लोग फिर घुल मिल जाते हैं। जिस तरह के रिफ्ट्स, और आपने सही कहा पानीपत के जंग का मैदान हम अपने ड्रामा में दिखाते हैं, वैसा रोज नहीं होता। आप रह ही नहीं सकते रोजाना जंगी माहौल के अंदर। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो जरा उन पाकिस्तानियों की भी बात करेंगे जो नए मोहल्लों में, नई जगहों पे, नए मुल्कों में एंट्री लेते हैं, उनके लिए क्या मुश्किलात होती हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हम जरा देखें, 4 खवातीनों तो गप्पे तो लगानी है हमने, हम ऑफर भी बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उन पाकिस्तानियों को जो नए ममालिक में, चाहे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, अमेरिका, भाई इस वक्त तो किसी भी मुल्क, किसी भी शहर में देखें, चाहे वो बाकू हो या वो वुहान हो, आपको वहाँ पे भी पाकिस्तानी पाए जाते हैं। तो जब ये नई पाकिस्तानी फैमिली या कोई साहब या कोई खातून शिफ्ट होती है, तो उस नए माहौल में एंट्री उनके लिए कैसी होती है? वैसे तो माशाल्लाह देसी कम्युनिटी आपको हर जगह मिलती है जो आपकी मदद के लिए फौरन पहुंच जाएगी, लेकिन उसमें भी तो मुश्किलात होती हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, से अब्दुल वहाब बात कर रहा हूं। जी वहाब साहब, फाइनली गुड टू बी कनेक्टेड अगेन। जी फरमाइए। थैंक्स गॉड। इनफैक्ट आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है। जी जी जी, मैं इनफैक्ट कहना ही चाहूंगा कि बेसिकली ये है हर फर्द की जो पॉजिटिविटी है उस पर डिपेंड करता है। हाँ जी। यूजुअली एक फर्द किसी भी माहौल में एंटर होगा, चाहे वो लड़की हो या कंपनी हो, कोई और सेटअप हो जी, तो थोड़ा उसको अकोमोडेटिव होना पड़ेगा, सही एडजस्टिंग होना पड़ेगा, क्योंकि सामने जो बड़ी टीम है रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका एक डोमिनेंट कल्चर है, यानी वो। लेकिन मुझे बताएं, ये जो कल्चरल गैप है, अभी जहां तक हमारी गुफ्तगू पहुंची है, कि अगर इसमें एक नए मुल्क का भी एंगल आप ऐड कर लें कि सारी जिंदगी आप जी पाकिस्तान में रहे, अब आपको जाना पड़ रहा है मस्कत, या अब आपको जाना पड़ रहा है सऊदीया, या आपको जाना पड़ रहा है कनाडा, तो वहां पे क्या यानी आपके लिए मुश्किलें होती हैं? देखिए, चीज ऐसी है कि एक डिक्टम है, व्हाइल एट रोम डू एज द रोमन्स डू। बिल्कुल सही। आपको वहाँ की जो कल्चरल सेंसिबिलिटीज हैं उसको तो आपको यू हैव टू एडहेयर। बिल्कुल सही। और साथ में चीज ये है कि हमारा इनफैक्ट पाकिस्तानियों का ना एक बहुत बड़ा मसला इस तरह ये है कि हमारे स्टैंडर्ड बिहेवियर नहीं होते। हाँ। हमारे स्टैंडर्ड जो है ना, एक जो पोस्चर है वो नहीं होता।
तो बेसिकली बाकी दुनिया में फॉर्चुनेटली ये अच्छी बात है कि वहाँ पे एटलीस्ट जो बेसिक चीजें हैं ना उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जैसे आप बेसिक से अगर स्टार्ट करें वहाब साहब, हम तो जी माने हुए शाही हमारे अतवार हैं, तो हम लेट लतीफ भी होते हैं। हम तो 9 बजे का मतलब हमारे लिए होता है 9:30 बजे। मैं आपको एक बेसिक बात बताऊं, मैंने जब पहली दफा ऑस्ट्रेलिया गया और एक टैक्सी में बैठा, तो वो इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन, पाकिस्तानी थे जी, और 16 साल से वो टैक्सी चला रहे थे सिडनी में। यू विल बी सरप्राइज, जब वो मेन रोड पे एंटर हुए हैं तो गाड़ी हार्डली 100 मीटर के फासले पे स्पीड से आ रही थी, एंड ही डिडंट बॉदर कि मुझे पहले उसको रास्ता देना है। और बाद में उन्होंने उसको बुरा भला कहा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं हैरान हूँ कि आप 16 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और आपको यहाँ के बेसिक के कल्चर का नहीं पता कि अगर गाड़ी 200 मीटर दूर भी और स्पीड में है, यू हैव टू स्टॉप। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वहाब साहब, थैंक यू सो मच। बेसिक कर्टसीज जी, हम तो परेशान हो जाते हैं, हमें कोई मुस्कुरा कर देख लेता है, हम कहते हैं अरे क्या मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है, लेकिन वहां पे मुस्कुराना, सुबह लोगों को गुड मॉर्निंग कहना। आपको पता है लंदन में हॉर्न बजाने को बहुत बुरा समझा जाता है, अगर आप हमारी तरफ हॉर्न बजा रहे हो तो वो तो कोई उतर के आपके काफी बरहमी का इजहार कर सकता है। बट थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग ऑल दीज एंगल्स। आखिर में आप लोगों से एडवाइस देना चाहूंगी कि न्यू एंट्री हर जगह हमें पता है कि थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होगी, आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे, चाहे वो बहू हो, एम्प्लॉय हो, नया बॉस हो या फिर एक नया मुल्क हो? शाजिया जी, बहुत ज्यादा जल्दी ना करें जज करने में, किसी भी चीज को देखें समझें। अगर बहू की बात है तो आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है खीर पकवाई वाले टाइम में, जब आपको काम नहीं करना होता, आपको समझ आ रही होती है कि ये इस किस्म का नाश्ता करता है, ये इस चीज से खुश हो सकता है। और दूसरा ये कि थोड़ा बहुत अगर आपको, आजकल की लड़कियों के ज़हन में ये भी होता है हम क्यों प्रिटेंड करें, हम तो जैसे अपनी अम्मा के घर थे, थोड़ा बहुत प्रिटेंड कर लें कुछ अर्से। हो सकता है कि अगर आप चुप बैठी हो तो दूसरे को ये लग रहा हो कि आप खुश नहीं हैं। आई वुड से शाजिया जी ये प्रिटेंड नहीं है, एवोल्यूशन है। यानी आपने भी कोई कमाल ना किया ना, अगर आप जिंदगी के 10 साल 15 साल या 50 साल एक ही जैसी रही, आप में भी तो जिद्दत आएगी, आप भी तो इवॉल्व करेंगे। सारा जी योर मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि एक पॉइंट आता है जहाँ पे चेंज इज नेसेसरी, और जब वो चेंज आता है तो उस चेंज को आप अडॉप्ट करें। जो आ रहा है वो भी थोड़ा सा डेवलप हो, और जिसके पास आ रहा है वो भी उसको उसी तरीके से दिल बड़ा करें बेसिकली। बिल्कुल मिडिल वे है तो फिर हर चीज विन विन सिचुएशन। एब्सोल्युटली, मियाना रवि का अच्छा सा रास्ता निकालें। सिद्रा जी, आई थिंक नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लो वो तो हमें आती ही नहीं है। ये क्या होती है? आई थिंक आप कहीं भी पहले जा रहे हैं तो सबसे पहले दोनों इंडिविजुअल्स को जो भी हैं, चाहे वो ससुराल है कोई और, तो the other person has to understand कि नया है, इसको जलन होने में टाइम लगेगा। सेकेंडली दूसरी बात ये कि अपने रिश्ते का एहतराम करें। बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल a lot of dignity and a lot of grace in every relationship। बॉस हैं तो बॉस बनकर रहें, बहू हैं तो बहू बने, सास हैं तो बिकम अ सास। बहुत शुक्रिया सिद्रा जी, ज़ारा जी एंड शाजिया जी फॉर बीइंग हियर विद अस। और अब आप भी जी, मौसम भी है, फरवरी में वैसे भी कहा जाता है कि खुशबुओं का, प्यार का, मोहब्बत का मौसम होता है। ज़रा अच्छे हो जाएं, दिल बड़ा करें और न्यू एंट्री को नो एंट्री का बोर्ड ना दें, उनको वेलकम करें। इसी के साथ हम लेते हैं अपने प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।